कभी सोचा है कि जब एक आदमी अपनी बनाई दुनिया से ही बाहर कर दिया जाए, जब अपने ही लोग चुप्पी ओढ़ लें और जब सिस्टम जिसे आपने खड़ा किया आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तब क्या करता है एक संस्थापक? वो हार मानता है या एक नई किताब लिखता है जो केवल पन्ने नहीं आग बन जाए? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने जीरो से यूनिकॉर्न बनाया, फिर जमीन पर गिराया गया, लेकिन फिर खड़ा हुआ। डॉगलापन केवल एक किताब नहीं, एक ज्वालामुखी है। पेश है किताबों की आवाज पर अशनीर ग्रोवर की जिंदगी से निकली एक अनकही आवाज। सुनिए, वो सब जो आपने केवल हेडलाइन में पढ़ा अब एक कहानी बन चुका है। और कहानी जब सुनाई जाती है किताबों की आवाज पर, तो वो दिल में उतरती है। दिल्ली की सड़कों पर जब धूप किसी तलवार की तरह चमकती थी, तब एक लड़का तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उस लड़के का नाम था अशनीर। वो किसी रईस खानदान से नहीं था, लेकिन उसके सपने किसी शाही तख्त से कम नहीं थे। दिल्ली के मालवीय नगर की गलियों में उसका बचपन बीता। वहां की हवाओं में जो गर्माहट थी, वो उसके अंदर के जुनून में बदल गई। उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और मां ने बच्चों की परवरिश में अपनी जिंदगी झोंक दी थी। अशनीर को बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन उसकी सोच एक औसत विद्यार्थी से कहीं आगे थी। वो सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि इसलिए पढ़ता था ताकि दुनिया को समझ सके। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलने में लगे रहते, अशनीर किताबों में डूबा होता। उसके लिए ज्ञान एक निवेश था, और यह निवेश उसे वहां ले जाने वाला था जहां वह खुद भी नहीं जानता था। आईआईटी दिल्ली में प्रवेश मिलना उसके लिए आसान नहीं था। हर दिन की पढ़ाई, रात भर की मेहनत और अंतहीन मॉक टेस्ट, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। जब उसने आईआईटी का रिजल्ट देखा और अपने नाम के सामने सेलेक्टेड लिखा पाया, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू थकान के नहीं थे, ये जीत की पहली सीढ़ी थे। आईआईटी में दाखिला लेना उसका पहला बड़ा कदम था, पर वह जानता था कि यह शुरुआत है, अंत नहीं। आईआईटी की पढ़ाई कठिन थी। क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, सब कुछ एक दौड़ जैसा लगता था, लेकिन अशनीर दौड़ने के लिए ही बना था। उसने हर विषय को गहराई से समझा। वह सिर्फ एक नंबर लाने वाला छात्र नहीं था। वह सवाल करता था, वह प्रोफेसरों से भिड़ता था, वह सिस्टम को चुनौती देता था। आईआईटी ने उसे सोचने का तरीका दिया, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि केवल तकनीकी ज्ञान से जीवन नहीं चलता। उसे एक नई दिशा चाहिए थी, और वह दिशा मिली आईआईएम अहमदाबाद के दरवाजे खोलने पर। आईआईटी से निकलने के बाद जब वह आईआईएम अहमदाबाद पहुंचा, तो एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहां हर कोई अपनी जगह का हीरो था, पर अशनीर को फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि असली जीत मैदान में उतरकर होती है, क्लासरूम में नहीं। उसने मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, हर विषय को आत्मसात किया। हर केस स्टडी उसके लिए सिर्फ एक पढ़ाई का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह खुद को उन कहानियों में देखता था। वो जानता था कि एक दिन उसकी कहानी भी किसी बिजनेस स्कूल की केस स्टडी बनेगी। आईआईएम से निकलते ही उसके पास बड़ी कंपनियों के ऑफर आने लगे, लेकिन उसने चुना कोटक महिंद्रा बैंक। कई लोग हैरान थे, बड़े ब्रांड्स, मोटे पैकेज को छोड़कर कोटक जाना। पर अशनीर को ब्रांड नहीं, अवसर चाहिए था। उसे सीखने का मौका चाहिए था, और कोटक में उसे यही मिला। वहां उसने आईपीओ से लेकर निवेश तक के क्षेत्र में गहरी समझ विकसित की। बॉर्डर लाइन पर खेलना, जोखिम लेना, यही उसकी रणनीति बन गई। और फिर वह समय आया जब उसने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। एक नई दुनिया, एक नई संस्कृति और नए लक्ष्य। यहां उसने डिजिटल पेमेंट्स की ताकत को पहचाना। वह जानता था कि भारत अब डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, और जो इस लहर को सबसे पहले पकड़ लेगा वही आगे निकलेगा। इसके बाद उसका अनुभव ग्रोफर्स में हुआ। एक स्टार्टअप की अराजकता, नई चुनौतियां और एक संस्थापक की आंखों से देखना, यह सब कुछ उसके अनुभव को निखारता गया। यहां उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बनना चाहता। उसके अंदर खुद कुछ बनाने की आग थी, वो आग जो उसे रातों में सोने नहीं देती थी। एक दिन उस आग ने आकार लिया और जन्म हुआ भारत पे का। शुरुआत आसान नहीं थी। बाजार में पहले से ही पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे दिग्गज थे, लेकिन अशनीर जानता था हर भीड़ में एक खाली जगह होती है। उसने मर्चेंट्स को टारगेट किया, उन दुकानदारों को जो डिजिटल की दुनिया में खुद को अकेला महसूस करते थे। भारत पे ने उन्हें जोड़ा।
क्यूआर कोड से लेकर लोन सुविधा तक हर सेवा उन्हें सशक्त बना रही थी। और यही से शुरू हुआ अशनीर का असली खेल। वो सिर्फ एक कंपनी खड़ी नहीं कर रहा था, वो एक बदलाव ला रहा था। एक ऐसा बदलाव जो देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों तक पहुंच रहा था। पर जितनी तेजी से उसकी उड़ान थी, उतनी ही तेज हवाएं भी थीं। प्रतिस्पर्धा, आलोचना, अंदरूनी राजनीति सब उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अशनीर हार मानने वालों में से नहीं था। हर आरोप, हर रुकावट वह उसे और मजबूत बनाती गई। और यही संघर्ष आगे चलकर दोगलापन का बीज बना। भारत पे की शुरुआत में जोश था। जैसे ही शुरुआत हुई, अशनीर ने पूरी ताकत झोंक दी। छोटे दुकानदार, मेडिकल स्टोर, किराना व्यापारी सभी को जोड़ने की मुहिम शुरू हुई। भारत पे के क्यूआर कोड मुफ्त में बांटे गए। लोगों को बताया गया कि इसके जरिए वे अलग अलग ऐप्स से पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं, सिर्फ एक कोड से। यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि तब तक हर ऐप का अलग कोड चलता था। दुकानदारों की परेशानी को अशनीर ने समझा और उसका समाधान निकाला। इस विचार में व्यवसाय नहीं, समझदारी थी। फिर आई निवेशकों की बारी। जब अशनीर पिच लेकर गया तो पहली नजर में ही सबको विश्वास नहीं हुआ। भारत में मर्चेंट पेमेंट्स, क्या इसमें स्केलेबिलिटी है? लेकिन उसके आत्मविश्वास, आंकड़ों और स्पष्ट रणनीति ने सबको चौंका दिया। पहले दौर का निवेश आया, इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। टीम बननी शुरू हुई, नई भर्तियां, तेज फैसले और बड़ा सपना, ये सब अब दिनचर्या का हिस्सा बन गए। काम का माहौल अलग था। यहां कोई 9 से 5 का सिस्टम नहीं था। यहां जुनून चलता था। लोग रात में मीटिंग करते, सुबह पिच तैयार करते और दिन में फील्ड पर उतरते। हर कोई मिशन पर था। पर उस जुनून के पीछे एक सख्त चेहरा भी था, अशनीर का। वह निर्णयों में सख्त था, कभी कभी गुस्सैल भी। वह चाहता था कि काम समय पर हो और हो शानदार तरीके से। उसके लिए मीडियोक्रिटी अस्वीकार्य थी। लेकिन हर टीम का एक संतुलन होता है, और जब कोई बहुत आगे बढ़ता है तो कुछ लोग खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ भारत पे में भी हुआ। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, अंदरूनी राजनीति शुरू हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो कंपनी के विकास से ज्यादा अपनी पहचान के लिए चिंतित थे। उनका उद्देश्य सफलता नहीं, नियंत्रण था। फिर भी कंपनी के आंकड़े बोल रहे थे। हर महीने लाखों मर्चेंट्स जुड़ते जा रहे थे। कंपनी की वैल्यूएशन तेजी से बढ़ रही थी। निवेशकों की लाइन लगने लगी। सभी को एक ही बात समझ में आ रही थी, भारत पे एक गेम चेंजर है। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर सफलता के पीछे कुछ न कुछ कड़वाहट छुपी होती है। धीरे धीरे कुछ अंदरूनी लोगों ने शिकायतें शुरू की। फाइनेंस टीम पर सवाल उठाए गए। ऑडिट रिपोर्ट्स की चर्चा शुरू हुई। और एक दिन ऐसा भी आया जब बोर्ड मीटिंग में अशनीर के निर्णयों पर सीधा सवाल उठा। वह चौंक गया। जिस कंपनी को उसने जीरो से खड़ा किया, उसी कंपनी में अब उस पर सवाल उठ रहे थे। उसने विरोध किया। वह गुस्से में था, लेकिन खुद को संयमित रखने की कोशिश करता रहा। मीडिया में खबरें लीक होने लगीं। भारत पे में अनियमितताओं की बातें तैरने लगीं। ट्विटर पर हेडलाइंस बन गए, एशनियर ग्रोवर अंडर स्क्रूटिनी, फाउंडर्स कंडक्ट क्वेश्चनड जैसी खबरें छपने लगीं। पर इन सब से ज्यादा तकलीफ उसे इस बात से हुई कि उसके अपने लोग चुप थे। किसी ने नहीं कहा कि यह सब गलत हो सकता है। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में अकेला पड़ चुका है। अंदर से टूटने लगा। एक ओर उसे अपने परिवार की चिंता थी, दूसरी ओर वह अपनी छवि बचाना चाहता था। उसने हर मीटिंग में खुद को स्पष्ट करने की कोशिश की, पर अब बोर्ड का एजेंडा बदल चुका था। उनका उद्देश्य अब पारदर्शिता नहीं, सत्ता थी। और फिर एक दिन उसे कहा गया कि वह छुट्टी ले। यह छुट्टी कोई ब्रेक नहीं थी, यह एक संकेत था कि आप अब जरूरी नहीं रहे। उसने यह बात गहराई से महसूस की। वह जानता था कि उसके बिना कंपनी चल सकती है, लेकिन क्या यह वही कंपनी होगी जिसकी कल्पना उसने की थी? उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। उसने अपने साथ हुए व्यवहार को दोगलापन कहा, क्योंकि वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसे गलत साबित करने में लगे थे। यह दोहरापन उसे चुभता था। उसने एक दिन खुद से कहा, अब कहानी मैं लिखूंगा और मेरे शब्द होंगे तलवार। वहीं से दोगलापन किताब का बीज बोया गया। उसे मालूम था कि अब वह चुप नहीं रहेगा, वह अपना पक्ष रखेगा। जैसे जैसे वह लिखने लगा, उसकी पीड़ा शब्दों में बदलती गई।
हर पन्ना एक चोट की तरह था, हर अध्याय एक संघर्ष की कहानी। उसने किसी को नहीं छोड़ा, ना बोर्ड, ना मीडिया, ना उस सिस्टम को जिसने उसे अकेला किया। लेकिन साथ ही उसने खुद की भी आलोचना की। उसने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उसकी आक्रामकता, उसका गुस्सा, उसकी भाषा, इन सब ने आग में घी डालने का काम किया। पर वह यह भी बताता है कि क्यों वह वैसा बना। उसके जीवन के अनुभव, उसकी परवरिश, उसका संघर्ष, यह सब कुछ उसे कठोर बनाता गया। दोगलापन सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक युद्ध घोष था। यह उसके आत्मसम्मान की पुकार थी। दोगलापन लिखते समय अशनीर अपने बीते वर्षों की परतें खोल रहा था। हर स्मृति एक नई चुभन थी, हर घटना एक कटाक्ष। लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि चुप रहना अब अन्याय के पक्ष में खड़े होने जैसा है। उसने लिखना जारी रखा। वो सुबह उठता, अपनी कॉफी बनाता और लैपटॉप के सामने बैठ जाता। शब्द निकलते नहीं थे, फूटते थे, जैसे भीतर से कोई दबा हुआ लावा अब बह रहा हो। दोगलापन के पन्ने क्रोध से नहीं, अनुभव से भरे थे। वह लोगों के नाम नहीं लेता, पर संकेत देता है। वो सिस्टम की खामियों की बात करता है, पर अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी स्वीकारता है। कई बार वह खुद से भी सवाल करता है, क्या मैंने कुछ अलग किया होता तो हालात और होते? लेकिन हर जवाब उसे एक ही जगह वापस लाता, दोगलापन। वह महसूस करता है कि यह सिर्फ एक कॉरपोरेट की कहानी नहीं है, यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का आईना है, जहां संस्थापक केवल तब तक पूजे जाते हैं जब तक वो अनुकूल हैं, जहां बोर्ड मीटिंग्स लोकतंत्र नहीं, सत्ता का केंद्र होती है, जहां पारदर्शिता सिर्फ दिखावा होती है। दोगलापन की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले कुछ लोग इसे एक और बिलखने वाली किताब मानते थे, लेकिन जैसे जैसे पाठक गहराई से पढ़ते गए, उन्हें लगा कि यह शिकायत नहीं, चेतावनी है। अशनीर के शब्दों में एक सीधापन था। वह जले हुए पुलों की मरम्मत नहीं कर रहा था, वह उन्हें जलते देख रहा था, बिना पछतावे के। उसकी भाषा में जो स्पष्टता थी, वही लोगों को जोड़ रही थी। अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो कोई और भी नहीं खड़ा होगा। यही भावना थी किताब की। कई युवा उद्यमी इस किताब को पढ़कर प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि ग्लैमर की दुनिया में भी खुरदुरापन है। उन्होंने समझा कि स्टार्टअप की दुनिया सिर्फ फंडिंग, वैल्यूएशन और यूनिकॉर्न बनने तक सीमित नहीं है। यह उस इंसान की भी कहानी है जो इन सब के पीछे खड़ा होता है। अशनीर ने कई जगह यह कहा कि वह सिस्टम के खिलाफ नहीं है, पर वह उस दोगलापन के खिलाफ है जो सिस्टम की जड़ों में बैठा है, जहां पर लोग नैतिकता की बात करते हैं लेकिन आचरण में राजनीति दिखाते हैं, जहां संस्थापक को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो उपयोगी हो, और जब वह सवाल करने लगे तो उसे निकाल फेंका जाता है। दोगलापन में वह बोर्ड मीटिंग्स का जिक्र करता है, कैसे अचानक माहौल बदल गया, कैसे एक एक करके उसे किनारे किया जाने लगा, और कैसे एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे ही गलत साबित करने की पूरी योजना बनाई गई। उसे अपने ही बनाए सिस्टम में अपराधी की तरह खड़ा कर दिया गया। लेकिन उसने चुप्पी नहीं ओढ़ी, वह लड़ा, शब्दों से, हिम्मत से और सच्चाई से। दोगलापन में कई ऐसे अनुभव हैं जो कॉरपोरेट जगत के उस अंधेरे कोने को उजागर करते हैं जो अक्सर छुपा रह जाता है। कंपनी का बोर्ड जब एकमत होकर किसी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके पीछे की राजनीति क्या होती है, वह सब सामने आता है। कैसे मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनते हैं, कैसे एक विलेन गढ़ा जाता है पूरी योजना के साथ। पर इस कहानी में खास बात यह थी, अशनीर ने खुद को विक्टिम नहीं बताया, उसने खुद को वॉरियर बताया। वह मानता है कि जो हुआ वह गलत था, लेकिन उसने ये भी माना कि उसने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, अपने शब्दों से, अपने अनुभव से और अपनी कहानी से। दोगलापन केवल एक किताब नहीं, एक स्टैंड था, एक ऐसा स्टैंड जो हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपनी मेहनत से कुछ खड़ा करता है और फिर उसे अपनी ही बनाई दुनिया से बेदखल कर दिया जाता है। किताब के आने के बाद इंटरव्यू शुरू हुए। टीवी चैनल्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स, हर जगह अशनीर की चर्चा होने लगी। लोगों को लगा वह अब खुलकर बोल रहा है। वो अब कोई कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव नहीं रहा, वह अब एक आइकन बन चुका था। एक ऐसा आइकन जो सिस्टम की डमी बनने को तैयार नहीं था।
डॉगलापैन की सफलता के पीछे सिर्फ उसका कंटेंट नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई भी थी। लोगों को पहली बार किसी संस्थापक की असली आवाज सुनाई दी, बिना सॉफ्टनिंग, बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस, सीधा और सटीक। अशनीर ने लोगों को बताया कि कैसे फंडिंग के पीछे की दुनिया अलग है, कैसे बोर्ड के सदस्य सिर्फ नंबर नहीं, नजरिया भी चाहते हैं, और जब तुम्हारा नजरिया उनके रास्ते में आए तो वे किसी को भी बदल सकते हैं। उसने यह भी बताया कि क्यों स्टार्टअप कल्चर को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, कि केवल ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट का मंत्र अब नहीं चल सकता, कि संस्थापकों को सिर्फ ड्रीमर्स नहीं, ओनर्स भी बनाना होगा। डॉगलापैन ने उस बहस की शुरुआत की जो बरसों से दबाई जा रही थी। क्या भारत में संस्थापक सुरक्षित हैं? क्या उनके पास अपने ही बनाए संस्थान में बोलने की आजादी है, या वो सिर्फ शुरुआत में जरूरी होते हैं और फिर बोर्ड के चेहरों में गुम हो जाते हैं? डॉगलापन के विमोचन के कुछ ही हफ्तों में यह किताब भारत के सबसे चर्चित बेस्ट सेलर्स में शामिल हो गई। पाठकों ने इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गवाही के रूप में देखा। ऐसी गवाही जो सिस्टम के भीतर रहकर उस सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा करती थी। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, स्टार्टअप सेमिनार्स में और बिजनेस स्कूलों की कक्षाओं में अब डॉगलापन पर चर्चा होने लगी थी। छात्रों को यह किताब एक केस स्टडी की तरह लग रही थी, संस्थापकों को यह चेतावनी सी प्रतीत हो रही थी, और निवेशकों को यह याद दिला रही थी कि पारदर्शिता केवल दस्तावेजों में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। इस बीच अशनीर मीडिया में सक्रिय होते गए। उन्होंने हर मंच पर अपनी बात स्पष्टता से रखी। कभी किसी न्यूज एंकर को सामने से जवाब देते, तो कभी किसी पॉडकास्ट में सिस्टम की खामियों को उजागर करते। हर बार उनके शब्दों में वह आत्मविश्वास झलकता था जो हार मानने वालों में नहीं होता। उन्होंने साफ कहा, कंपनी को बनाने वाला संस्थापक ही होता है, उसे निकाले जाने का अधिकार सिर्फ फेयर सिस्टम को होना चाहिए, न कि राजनीति को। उनकी यह बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। लाखों लोग उनके इंटरव्यू देखते, शेयर करते और समर्थन में खड़े होते। लोगों को उसमें एक बगावत का चेहरा नजर आता था। किसी ने कहा वह कॉर्पोरेट का रॉबिन हुड है, किसी ने कहा वह सिस्टम का आईना है। लेकिन अशनीर को इन तमगों की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी उस बदलाव की जो वह लाना चाहता था। इस बीच कई कंपनियों ने उन्हें सलाहकार बनाने की पेशकश की। कुछ ने तो सीधा सीईओ बनने का न्योता भी दिया। लेकिन अशनीर अब किसी और की कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह जानता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसने सोचना शुरू किया, अब क्या? डॉगलापन के माध्यम से उसने अपनी बात कह दी थी। अब उसे एक नया अध्याय लिखना था, एक नई शुरुआत। एक दिन 4:30 पर जब दिल्ली की ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी, उसने अपने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला। शीर्षक था नया स्टार्टअप प्लान। उसने पहला वाक्य लिखा, एक बार फिर से शुरुआत। यह वाक्य उसका संकल्प बन गया। उसे फिर से निर्माण करना था, उसे फिर से सपने बुनने थे। पर इस बार वह अकेला नहीं था। डॉगलापन ने उसे एक नई पहचान दी थी। अब उसके साथ हजारों युवा थे जो उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे। उसने एक कोर टीम बनानी शुरू की। पुराने साथियों में से कुछ अब भी उस पर विश्वास करते थे। वो लौटे बिना किसी शर्त के, क्योंकि वो जानते थे कि इस आदमी में आग है, और जब वो आग किसी लक्ष्य में बदलती है तो चमत्कार होते हैं। इस बार वह फिनटेक से हटकर एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता था जहां पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता की सबसे ज्यादा जरूरत हो। वह एजुकेशन टेक और फाइनेंस अवेयरनेस को जोड़ना चाहता था। उसने कहा, भारत को सिर्फ ऐप्स की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। उसका उद्देश्य था युवाओं को वित्तीय रूप से शिक्षित करना, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, उसे संभालने की कला सिखाना। उसने कहा, हमने लोगों को यूपीआई चलाना सिखा दिया, पर उन्हें बजट बनाना नहीं सिखाया। हमने उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दिए, पर क्रेडिट स्कोर की परिभाषा नहीं सिखाई। अब वक्त है कि हम टेक्नोलॉजी को ज्ञान से जोड़ें, और यही सोच थी उसके नए स्टार्टअप की नींव। इस बार निवेशक उससे मिलने खुद आने लगे। कोई फाउंडर जिसकी किताब लाखों लोगों तक पहुंची हो और जिसने सिस्टम को ललकारा हो, उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता था। लेकिन अशनीर अब बहुत सावधान था। अब वह हर टर्म शीट को 3 बार पढ़ता, हर बोर्ड सदस्य के बैकग्राउंड को जांचता, और सबसे बड़ी बात, अब वह अपनी कंपनी की पूरी हिस्सेदारी और नियंत्रण खुद के पास रखना चाहता था।
वह नहीं चाहता था कि इतिहास फिर से खुद को दोहराए, क्योंकि अगर दोहराया गया तो यह महज दोगलापन नहीं, एक संस्थापक का अंत होगा, और वह अंत उसे मंजूर नहीं था। इस बार उसकी योजना थी हर कर्मचारी को कंपनी का भागीदार बनाना। जिस तरह अमेरिका में स्टार्टअप कल्चर में ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स होते हैं, उसी तरह भारत में भी कर्मचारियों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी अकेले फाउंडर नहीं बनाते, यह एक पूरी टीम की मेहनत होती है। वह चाहता था कि हर कर्मचारी अपने काम को नौकरी नहीं, साझेदारी माने। इस सोच के साथ उसका नया स्टार्टअप जन्म लेने जा रहा था। नाम अभी तय नहीं था, पर आत्मा पूरी तरह तैयार थी। नई शुरुआत में उत्साह तो था ही, पर अनुभव ने उसे सतर्क भी बना दिया था। अब वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता। इस बार उसका मकसद केवल कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था खड़ी करना था जो टिकाऊ हो, स्वतंत्र हो और संस्थापक केंद्रित हो। जिस दिन उसकी कोर टीम के साथ पहली मीटिंग हुई, वहां न कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, न कोई स्लाइड, बस एक व्हाइट बोर्ड था और उस पर लिखा एक वाक्य, हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, हम साथ काम करेंगे। ये वाक्य जैसे कंपनी की आत्मा बन गया। इस बार उसे सिर्फ मुनाफा नहीं, मिशन चाहिए था। पहले स्टार्टअप में उसने सीखा था कि अगर केवल वैल्यूएशन ही लक्ष्य हो तो एक दिन इंसान खुद को खो देता है। अब वह वैल्यू बनाएगा, कंपनी में, समाज में और लोगों की जिंदगी में। वह एक प्लेटफॉर्म बना रहा था, ऐसा डिजिटल मंच जो आम लोगों को वित्तीय समझ, निवेश की सही दिशा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाए। उसका मानना था कि भारत में करोड़ों लोग बैंक खाता रखते हैं, लेकिन उन्हें बैंकिंग समझ नहीं आती। लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह पैसा कहां जाता है। क्रेडिट कार्ड तो सबके पास है, लेकिन उसका उपयोग एक लोन की तरह होता है, ना कि सुविधा की तरह। अशनीर ने कहा, जब तक लोगों को वित्तीय भाषा समझ नहीं आती, तब तक हम सिर्फ ऐप्स बना रहे हैं, बदलाव नहीं। इसीलिए उसने अपने नए स्टार्टअप में कंटेंट और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने का फैसला किया। वह एक ऐसा मोबाइल ऐप बना रहा था जो वित्तीय शिक्षा को मनोरंजन से जोड़े, जहां यूजर्स छोटे छोटे वीडियो के जरिए निवेश, टैक्स, सेविंग्स और लोन की जानकारी पा सकें। हर मॉड्यूल एक कहानी की तरह होगा, जिसमें यूजर खुद को देख सके। उसने ऐसे क्रिएटिव लोगों को साथ जोड़ा जो स्क्रिप्ट लिखते थे, वीडियो बनाते थे और कॉमिक्स की तरह सिखाने की कला जानते थे। वह शिक्षा को उबाऊ नहीं, आकर्षक बनाना चाहता था। साथ ही टेक्निकल टीम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी जो गांव के एक छोटे फोन में भी चले और मेट्रो सिटी के महंगे मोबाइल पर भी, क्योंकि अशनीर को पता था भारत का असली यूजर मॉल में नहीं, मंडी में बैठा है। इस बीच डोगलापान की प्रतियां 49,99999 से ज्यादा बिक चुकी थीं। हर सेल्फ हेल्प सेक्शन में यह किताब मोटिवेशन के साथ साथ सिस्टम को समझने की एक खिड़की बन चुकी थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बाहर भी लोगों को इसमें अपनी कहानी दिखने लगी थी। किसी को लगा जैसे ऑफिस की राजनीति पर यह किताब लिखी गई है, किसी को महसूस हुआ कि उसके कॉलेज की कहानी इसमें झलक रही है, और कुछ लोगों को यह अपने जीवन की गवाही सी लगी। इसी लोकप्रियता का असर यह हुआ कि कई भाषाओं में इसका अनुवाद शुरू हो गया। मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, हर क्षेत्रीय भाषा में डोगलापान की मांग उठी। अशनीर को इस बात की खुशी थी, लेकिन उसका ध्यान अब अपने नए मिशन पर था। उसने अपने दिन का एक रूटीन बना लिया था। सुबह 6 बजे उठकर योग करता, फिर 8 बजे से टीम कॉल्स शुरू होती, दोपहर में प्रोडक्ट की मीटिंग्स, और फिर शाम को कंटेंट टीम के साथ नए वीडियो की स्क्रिप्ट डिस्कस करता। रात को वह खुद कुछ पढ़ता, नई किताबें, वैश्विक फाइनेंस की रिपोर्ट्स या फिर स्टार्टअप की असफल कहानियां, क्योंकि वह मानता था सफलता की कहानियां इंस्पायर करती हैं, पर असफलताओं की कहानियां सिखाती हैं। वह अब पहले से ज्यादा विनम्र और ज्यादा ठोस हो गया था। गर्व था पर घमंड नहीं, गुस्सा था पर नियंत्रण में। एक दिन एक पुराने मित्र ने पूछा, तू फिर से वही सब क्यों कर रहा है? अब तो नाम भी है, पैसा भी, पहचान भी, आराम कर। अशनीर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, क्योंकि मैं जिंदा हूं। उसके लिए काम सिर्फ आजीविका नहीं था, बल्कि अस्तित्व का प्रमाण था। काम के बिना वह अधूरा था, और जब वह कुछ नया बनाता था तो उसमें एक अलग ऊर्जा झलकती थी। उसी ऊर्जा से उसका नया स्टार्टअप आकार लेने लगा। बीटा वर्जन लॉन्च हुआ,
कुछ हजार लोगों को टेस्टिंग के लिए ऐप मिला। रिस्पॉन्स शानदार था। लोगों ने कहा, पहली बार हमें कुछ ऐसा मिला जो हमारे जैसे लोगों की बात करता है। एक व्यक्ति ने लिखा, मैंने पहली बार समझा कि एफडी और एसआईपी में क्या फर्क होता है। दूसरे ने कहा, अब मेरे बच्चे भी निवेश के बारे में मुझसे सवाल करते हैं। ऐसे फीडबैक से अशनीर की आंखें चमक उठती थीं। उसने टीम से कहा, हम सिर्फ ऐप नहीं बना रहे, हम देश को आर्थिक रूप से जागरूक बना रहे हैं। इस उत्साह के साथ वह अब अगले चरण की योजना बनाने लगा। अब उसे स्केलिंग करनी थी। स्केलिंग का मतलब था अब देश के हर कोने तक पहुंच बनाना, लेकिन यह रास्ता उतना आसान नहीं था। हर राज्य की भाषा अलग, सोच अलग, डिजिटल समझ अलग। एक ऐसे देश में जहां अब भी करोड़ों लोग मोबाइल पेमेंट से डरते हैं, उन्हें वित्तीय ज्ञान देना कोई छोटा काम नहीं था। पर यही तो वह चुनौती थी जिसे अशनीर स्वीकार करना चाहता था। उसने हर राज्य के हिसाब से लोकलाइज्ड कंटेंट बनवाया। हर वीडियो का वॉइस ओवर स्थानीय भाषा में होता, हर उदाहरण उस जगह से जुड़ा होता जिससे यूजर खुद को उसमें देख सके। उसने गांवों में रहने वाले लोगों से बात की, यह समझा कि उनकी जरूरतें क्या हैं। उनके पास बैंक हैं पर भरोसा नहीं, उनके पास क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है पर कोई समझ नहीं कि इसका सही उपयोग क्या है। वह समझ गया कि उन्हें प्रोडक्ट नहीं, भरोसा चाहिए, और भरोसा बनता है निरंतरता से, ईमानदारी से और भाषा से। इसलिए अब हर वीडियो में वह केवल ज्ञान नहीं, भरोसा भी देता था। उसने कंटेंट को कुछ इस तरह डिजाइन किया कि लोग बिना बोर हुए सीख सकें। इंफोटेनमेंट, यह अब उनके स्टार्टअप का आधार बन चुका था। वह हर सप्ताह यूजर्स से फीडबैक लेता। कभी किसी बूढ़े किसान का वॉइस मैसेज आता, बेटा पहली बार एफडी का मतलब समझ में आया। कभी कोई गृहिणी मैसेज भेजती, अब मैं भी जानती हूं कि बचत कहां करनी चाहिए। अशनीर को यह किसी अवार्ड से कम नहीं लगता था। इस बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक सरकारी विभाग ने उनसे संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि सरकार भी देश भर में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है और उनका ऐप इस मिशन का हिस्सा बन सकता है। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अब वे सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रह गए थे, वे एक मिशन का हिस्सा बन रहे थे। सरकारी अधिकारियों से मीटिंग हुई, नीतियों की समझ, डाटा प्राइवेसी, स्थानीय प्रशासन, इन सभी पर विस्तृत चर्चा हुई। लेकिन अशनीर ने साफ कहा, हमारा उद्देश्य केवल स्केलिंग नहीं, प्रभाव है। अगर हम सिर्फ मीट्रिक बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो परिणाम खोखले होंगे। सरकारी पक्ष को यह बात पसंद आई और इस तरह एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें 10 राज्यों में उनका ऐप स्कूलों और ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया गया। अब बच्चे, युवाओं और बूढ़ों सभी को वित्तीय साक्षरता मिल रही थी। इस बदलाव को देखकर अशनीर को महसूस हुआ कि उसने जो लड़ाई दोगलापान में लड़ी थी वह कहीं ना कहीं अब रंग ला रही थी। कभी जिसे एक कॉर्पोरेट रिबेल कहा गया था, वही अब सरकार के साथ मिलकर देश को जागरूक बना रहा था। वक्त बदल रहा था। इस बीच एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी समिट में अशनीर को आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स जमा थे। कई ने उनसे सीधे पूछा, दोगलापान के बाद आपने कैसे दोबारा हिम्मत की? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि असली फाउंडर की पहचान यही है, वह गिरता है, टूटता है, लेकिन दोबारा खड़ा होता है। उस दिन उसके भाषण को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और अगली सुबह जब मीडिया ने लिखा, इंडियाज मोस्ट फियरलेस फाउंडर रिटर्न्स विद इम्पैक्ट, तो देश भर के युवाओं के बीच एक नई ऊर्जा दौड़ गई। कई बिजनेस स्कूलों में अब उनके स्टार्टअप को पढ़ाया जाने लगा। दोगलापन अब सिर्फ किताब नहीं, विचारधारा बन चुकी थी। उसके बाद उनके पास फिर से निवेशकों के कॉल्स आने लगे। पर अब खेल बदल चुका था। अब अशनीर को फंडिंग की जरूरत नहीं थी, अब निवेशकों को उसकी जरूरत थी। उन्होंने कई ऑफर्स को मना कर दिया। कुछ में हिस्सेदारी कम करनी थी तो कुछ में नियंत्रण, पर वह अब वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अब अगर किसी को मेरी टीम में शामिल होना है तो शर्तें मेरी होंगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक वैकल्पिक प्लान तैयार किया जिसमें छोटी छोटी कम्युनिटी फाइनेंस ग्रुप्स बनाए गए, हर मोहल्ले में, हर गांव में। ये समूह न केवल ऐप से जुड़ते बल्कि अपने समुदाय को भी शिक्षित करते। एक तरह से ये डिजिटल सेवक बन गए। हर सेवक को ट्रेनिंग दी जाती, उन्हें वीडियो, मटेरियल और सपोर्ट सिस्टम दिया जाता।
ये लोग अब गांवों में जाकर छोटे छोटे सेशन करते, घर की छत पर, पंचायत भवन में या मंदिर के आंगन में। अशनीर को लगा यह असली स्केलेबिलिटी है, यह ग्राफ्स और स्लाइड में नहीं, जमीन पर होती है। इस मॉडल को देखकर कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां प्रभावित हुईं। विश्व बैंक, यूनिसेफ और फाइनेंशियल समावेशन से जुड़ी संस्थाओं ने उनके मॉडल की सराहना की। अब वह केवल एक भारतीय संस्थापक नहीं थे, वे एक वैश्विक उदाहरण बन गए थे। और यह सब हुआ था एक किताब लिखने से शुरू होकर, जिसे उन्होंने दर्द में लिखा था। अब जब अशनीर की पहचान एक संस्थापक से बढ़कर एक विचार बन चुकी थी, तो उनके जीवन में नया संतुलन आना शुरू हुआ। अब वह केवल एक बिजनेस लीडर नहीं थे, अब वे एक शिक्षक भी थे, एक मार्गदर्शक भी। उन्हें कई बार देश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों से बुलाया जाने लगा। हर जगह वे एक ही बात दोहराते, अगर आप संस्थापक बनना चाहते हैं तो पहले खुद के विचारों के मालिक बनिए। एक बार उन्होंने एक बिजनेस स्कूल में कहा, वैल्यूएशन कोई पुरस्कार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। उनकी बातों में अनुभव था और अनुभव में ईमानदारी। एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, जब आपके खिलाफ मीडिया में इतनी नेगेटिव बातें आईं, तब आपने खुद को कैसे संभाला? अशनीर थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने गलत किया? अगर जवाब हां होता तो मैं छुप जाता, लेकिन जवाब ना था, इसीलिए मैंने लड़ा। उनकी यह स्पष्टता युवाओं के दिलों में उतर गई। वो अब सिर्फ डॉगलपान के लेखक नहीं, डॉगलपान के प्रतिनिधि बन चुके थे। इस दौरान उन्होंने परिवार को भी उतना ही समय देना शुरू किया। पहले की तरह अब मीटिंग्स रात 12 बजे तक नहीं चलती थी। अब सुबह की शुरुआत बच्चों के साथ होती, दिन भर में काम का संतुलन रखा जाता और शाम को परिवार के साथ हंसी ठिठोली होती। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, पहले तुम सिर्फ दुनिया को जीतने में लगे थे, अब खुद को भी पा लिया है। इस वाक्य में वह बदलाव झलकता था जो डॉगलपान के बाद उनके अंदर आया था। अब वह गुस्से में भी संतुलन रख सकते थे। अब वह आलोचना को सुनते थे और उसमें से सही बातें निकालते थे। अब वह खुद को सही साबित करने की जगह खुद को बेहतर बनाने में विश्वास करने लगे थे। इस बीच एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बतानी हो तो वह क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, मैंने शुरू में समझा था कि मैं अजेय हूं, लेकिन अब समझता हूं इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता है। यह जवाब लोगों के दिलों में उतर गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया और कहा, यह है असली फाउंडर, जो सीखा है उसे स्वीकार भी करता है। डॉगलपान के कारण उन्हें न सिर्फ पाठकों का प्यार मिला, बल्कि उन कॉरपोरेट हलकों से भी सम्मान मिला जो पहले आलोचना करते थे। एक बड़े उद्योगपति ने उन्हें फोन करके कहा, आपने हमें दिखाया कि संस्थापक सिर्फ एक सीईओ नहीं होता, वह एक विचार होता है। यह सुनकर अशनीर को लगा कि उनकी किताब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, अब वह आंदोलन बन गई है। उन्होंने इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, इंडिया फर्स्ट फाउंडर्स फेलोशिप। इसमें उन युवाओं को चुना जाता जो कम संसाधनों से स्टार्टअप बनाना चाहते थे। उन्हें मेंटरशिप, फंडिंग और गाइडेंस दी जाती। यह एक तरह से नए अशनीरों को जन्म देने की प्रक्रिया थी। हर साल 100 फाउंडर्स चुने जाते, उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती। ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपने अपने शहर में जाकर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी दी जाती, लगभग 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की मिनी ग्रांट्स। इस प्रोग्राम की सफलता इतनी थी कि अगले ही साल इसे देश भर की यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया। अब हर यूनिवर्सिटी में एक डॉगलपान फेलोशिप हब बन गया था, जहां युवा सिर्फ किताब नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने विचारों को अमल में लाने का मंच पाते थे। इस पूरे परिवर्तन को देखकर अशनीर भावुक हो जाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी किताब का पहला पन्ना फिर से पढ़ा। वहां लिखा था, यह किताब मेरे दर्द की कहानी है, पर शायद यह किसी और की उम्मीद बन जाए। अब वह उम्मीद फल दे रही थी। हर बार जब कोई युवा उन्हें ईमेल करता, सर, मैं डॉगलपान पढ़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर पाया, तो अशनीर की आंखें भीग जाती थीं। उन्हें लगता था लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। अब उस सिस्टम में भी बदलाव आ रहा था जिसने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था।
बोर्ड मीटिंग्स अब ज्यादा पारदर्शी होने लगी थीं। संस्थापकों को ज्यादा सम्मान मिलने लगा था। कॉरपोरेट गवर्नेंस में संस्थापकों की भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी थीं और इन सब के पीछे कहीं न कहीं डॉगलापैन की आवाज गूंज रही थी। एक बार फिर उन्होंने खुद से कहा, मैं हार कर नहीं, जीत कर निकला था। दोगलापन अब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। यह आंदोलन उन लोगों का था जो अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहते थे, जो सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे, जो डर के आगे जीत को नहीं, आत्मसम्मान को चुनते थे। अशनीर अब उन लोगों की प्रेरणा बन चुके थे जो जीवन में कभी न कभी खुद को अकेला, उपेक्षित या धोखा खाया हुआ महसूस कर चुके थे। उन्होंने एक नई कार्यशाला शुरू की, बिल्ड विद ब्रूटैलिटी। इसका उद्देश्य था उद्यमिता की असली चुनौतियों को सामने लाना, क्योंकि उनके अनुसार स्टार्टअप केवल फंडिंग, मार्केटिंग और पिच डेक्स का खेल नहीं है। यह संघर्ष, दबाव, आलोचना और अस्वीकृति का अखाड़ा है। यहां हर दिन नई लड़ाई है। इस कार्यशाला में वह अपने अनुभव साझा करते, कैसे उन्होंने एक छोटे विचार को एक यूनिकॉर्न में बदला, कैसे उन्होंने अपनों की चुप्पी को भी झेला, कैसे उन्होंने अपने ही बनाए साम्राज्य से बाहर किया जाना सहा और फिर दोबारा खड़ा होकर दुनिया को दिखाया कि संस्थापक एक सोच है जिसे हटाया नहीं जा सकता। कार्यशाला के प्रतिभागियों में केवल युवा ही नहीं, मिड करियर प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड लोग और यहां तक कि गृहिणियां भी शामिल थीं। सबका एक ही उद्देश्य था, खुद के लिए कुछ करना। एक महिला ने उनसे कहा, मैंने जीवन में कभी बाहर काम नहीं किया, लेकिन डॉगलापन पढ़कर लगा कि मैं भी कुछ बना सकती हूं। अशनीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उत्पाद बनाने से पहले आत्मविश्वास बनाओ, वही असली इनोवेशन है। इस कार्यशाला की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ी कि देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेने लगे। हर सत्र के बाद अशनीर एक बात दोहराते, फाउंडर्स आर नॉट मेड इन एसी कैबिन्स, दे आर मेड इन केओस। अब उनका जीवन पूरी तरह उस उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमने लगा था जिसमें लोग खुद की क्षमता को पहचाने। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, डॉगलापन फाउंडेशन। यह एक गैर लाभकारी संस्था थी जिसका उद्देश्य था उन युवाओं को आर्थिक सहायता देना जो साधनों की कमी के कारण अपने विचारों को शुरू नहीं कर पाते। हर महीने 10 चयनित युवाओं को 5,000 रुपए की फेलोशिप दी जाती। साथ ही उन्हें 3 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग, मेंटरशिप और फील्ड वर्क भी करवाया जाता। यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी, यह अवसर था खुद को साबित करने का। इस फाउंडेशन की टीम ने कई ऐसे गांवों और कस्बों में जाकर युवाओं को प्रेरित किया जहां से आज तक कोई सीईओ नहीं निकला था। किसी दूर दराज गांव से एक युवक आया जिसने मिट्टी के खिलौनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचने का स्टार्टअप शुरू किया। किसी ने लोकल फूड ब्रांड बनाया, किसी ने महिला सिलाई समूहों को जोड़कर ऑनलाइन बुटीक शुरू किया। हर जगह एक ही आत्मा थी, अगर हौसला है तो रास्ता बनता है। इन सब के बीच एक बार फिर अशनीर को एक बड़े मंच पर आमंत्रित किया गया। इस बार वह मंच टेडेक्स का था। विषय था द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। लोगों को जानना था कि एक संस्थापक जिसने सब कुछ खोया, वह सब कुछ कैसे दोबारा बना सकता है। अशनीर स्टेज पर आए। उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया, बस खड़े हुए और बोले, मैं आज भी डरा हुआ हूं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, डर कभी जाता नहीं, बस उसे साथ लेकर चलना सीखना होता है। मैं आज भी सोचता हूं कि फिर से सब कुछ छिन न जाए, पर अब मैंने सीख लिया है कि छिन जाए तो भी मैं फिर बना लूंगा। यह शब्द सीधे दिल तक पहुंचे। इस स्पीच को लाखों बार देखा गया। हर लाइन एक मंत्र की तरह वायरल हुई और यह दिखाने लगा कि डॉगलापन अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, अब वह वैश्विक सोच बन चुका है। विदेशी विश्वविद्यालयों में डॉगलापन को मॉडर्न डे फाउंडर्स सर्वाइवल मैनुअल कहा जाने लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हार्वर्ड और LSE जैसी जगहों पर इसके अंश पढ़ाए जाने लगे। विदेशी छात्रों ने जब अशनीर से ऑनलाइन संवाद किया तो उन्होंने पूछा, आप भारत से हैं, लेकिन आपकी किताब हमें भी उतनी ही लगती है, क्यों? अशनीर ने जवाब दिया, क्योंकि दर्द का पासपोर्ट नहीं होता और सपना भी यूनिवर्सल होता है। अब वह एक ऐसी आवाज बन चुके थे जो सीमाओं से परे थी
और इस सब के बीच वह फिर से एक किताब पर काम करने लगे। यह किताब डोगलापान का सीक्वल नहीं थी, यह एक नया दर्शन था, बिल्ड, ब्रेक, रीबिल्ड। उन्होंने कहा, अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख रहा हूं। नई किताब पर काम करते हुए अशनीर की सोच और भी परिपक्व हो गई थी। अब वह केवल संस्थापक नहीं, एक विचारक के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि डोगलापन सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, वह हजारों संस्थापकों की आवाज थी। उन संस्थापकों की जो अक्सर चुप रहते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन बोलते नहीं। इस बार उनकी कलम में वह तीखापन नहीं था जो पहली किताब में था, अब उसमें संतुलन था। अब वह चोट देने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए लिख रहे थे। इस नई किताब का केंद्रीय विचार था निर्माण, टूटना और फिर से निर्माण। उन्होंने लिखा, अगर निर्माण तुम्हें ऊंचाई देता है तो टूटना तुम्हें गहराई देता है और फिर से निर्माण तुम्हें पहचान देता है। इस बार उन्होंने सिर्फ अपनी यात्रा नहीं बताई, बल्कि उन संस्थापकों की कहानियां शामिल की जो गुमनाम थे पर प्रेरणादायक थे। उन्होंने देश भर के छोटे बड़े उद्यमियों से मुलाकात की। हर किसी से एक सवाल पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? और जवाबों में मिले जीवन के असली पाठ। किसी ने कहा, जब अपनों का साथ छूटे। किसी ने कहा, जब मेहनत को धोखा मिले। किसी ने कहा, जब सपनों पर हंसी उड़ाई जाए। अशनीर ने इन जवाबों को अपनी लेखनी में पिरोया। हर अध्याय एक संघर्ष, एक सीख और एक पुनर्जन्म की कहानी बन गया। यह किताब भी डोगलापैन की तरह तेजी से चर्चा में आ गई। इस बार अंतर सिर्फ इतना था कि लोग इसे सिर्फ संस्थापकों के लिए नहीं, बल्कि हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए मान रहे थे। इस बीच उन्होंने एक नई योजना शुरू की, द डोगलापैन डायलॉग्स। यह एक ओपन टाउन हॉल सीरीज थी, जहां कोई भी व्यक्ति आकर सवाल पूछ सकता था। कोई एजेंडा नहीं, कोई पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट नहीं, बस खुला संवाद। पहला सेशन दिल्ली में हुआ। हॉल में लगभग 500 लोग थे। पहला सवाल एक कॉलेज स्टूडेंट ने किया, सर, कभी डर नहीं लगता कि दोबारा फिर कोई आपको बाहर कर दे? अशनीर मुस्कुराए और बोले, अब अगर बाहर किया गया तो दरवाजा मैं खुद तोड़ दूंगा। यह जवाब तालियों में डूब गया। लोगों को उसमें वो शक्ति दिखी जो डर को स्वीकार कर चुकी थी पर उससे हार नहीं मानी थी। डोगलापन डायलॉग्स की अगली कड़ी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और फिर छोटे शहरों जैसे इंदौर, पटना, गुवाहाटी तक पहुंची। हर शहर में हजारों लोग जुटते और हर जगह एक ही भावना, अब हम भी बोलेंगे। इस पहल से कई लोगों ने पहली बार अपने जीवन का संघर्ष खुले मंच पर साझा किया। किसी ने बताया कि कैसे उसके परिवार ने उसकी आइडिया पर हंसी उड़ाई। किसी ने कहा कि कंपनी की नीतियों ने उसे तोड़ दिया और किसी ने कहा, अब मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, कुछ बनाऊंगा। डोगलापान अब एक विचारधारा से आगे जाकर आंदोलन बन चुका था। इसके साथ ही देश की कई कंपनियों ने भी अपनी गवर्नेंस नीतियों की समीक्षा शुरू की। कई बोर्ड मीटिंग्स में पहली बार संस्थापक की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ कंपनियों ने तो फाउंडर रिस्पेक्ट चार्टर भी लागू किया, जिसमें यह तय किया गया कि कंपनी में संस्थापक को कितनी भूमिका, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। अशनीर को इस बदलाव को देखकर संतोष हुआ। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, क्या आप अब सब कुछ पा चुके हैं? उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, नहीं, मैंने अब खुद को पाया है। यह जवाब हर उस व्यक्ति के लिए था जो कुछ बनाना चाहता है लेकिन रास्ते में टूट जाता है। अब तक की यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। उन्होंने एक बार फिर खुद से कहा, अब अगर सब कुछ छिन भी जाए तो भी मैं शून्य से शुरुआत कर सकता हूं, क्योंकि अब वह जानते थे उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका आत्मविश्वास है। जब जीवन एक पूर्ण चक्र की तरह घूमकर वहीं लौटता है जहां से शुरू हुआ था, तब इंसान समझता है कि यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। अशनीर की कहानी भी अब उसी मोड़ पर थी, जहां उन्होंने कभी डोगलापान लिखना शुरू किया था, एक गहरे घाव के साथ। अब वहीं बैठकर वे अपनी नई किताब का समापन कर रहे थे, एक भरपूर आत्मज्ञान के साथ। उन्होंने एक नोटबुक निकाली, उसमें एक वाक्य लिखा, अब मैं अपनी कहानी किसी से नहीं छीनने दूंगा। उनकी आंखों में कोई ग्लैमर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, अब उनमें सिर्फ शांति थी। यह शांति आसान नहीं थी, यह उन अनगिनत रातों से निकली थी जब वे खुद से लड़ते थे, जब सवालों के जवाब नहीं मिलते थे,
जब अपने ही बनाए हुए लोगों की चुप्पी चुभती थी। लेकिन अब वे खुद को जान चुके थे। वे यह समझ चुके थे कि असली ताकत क्या होती है, न लाउड होना, न तेज चलना, बल्कि टिके रहना। उनका नया स्टार्टअप अब पूरे देश में फैल चुका था। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी अब केवल एक ऐप नहीं थी, यह आंदोलन बन चुकी थी। हर राज्य, हर जिले में लोग उससे जुड़ चुके थे। सरकार ने कई सरकारी योजनाओं में उस ऐप को इंटीग्रेट कर लिया था। अब वो किसान, वो महिला, वो छात्र जो कभी बैंक में खाता खोलने से डरते थे, अब खुद मोबाइल से अपना बजट बनाना सीख रहे थे। किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक किताब से शुरू हुई यात्रा गांवों के चौपालों तक पहुंच जाएगी। एक दिन अशनीर अपने बेटे के स्कूल में एक सेशन लेने गए। वहां बच्चों को बताया गया था कि आज एक विशेष अतिथि आएंगे जो स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। जब अशनीर स्टेज पर आए तो एक बच्चे ने तुरंत पहचान लिया, ये तो डोगलापन वाले अंकल हैं। पूरा हॉल हंसी और तालियों से गूंज उठा। अशनीर को वह पल सबसे खास लगा। उन्होंने बच्चों से बस एक बात कही, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सहेजना उससे भी ज्यादा। स्कूल से लौटते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगर मेरी किताब बच्चों तक पहुंच गई है तो मेरा काम पूरा हो गया। उनकी पत्नी मुस्कुराई। काम पूरा तब होता है जब वो विरासत बन जाए। अशनीर ने सिर हिलाया। तो चलो विरासत बनाएं। उस रात उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, नई योजना की शुरुआत की, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां संस्थापक अपनी कहानियां खुद लिख सकें। फाउंडर्स वॉइस नामक यह मंच एक डिजिटल जर्नल बन गया, जिसमें हर छोटा बड़ा उद्यमी अपनी यात्रा साझा कर सकता था, बिना किसी संपादन, बिना किसी डर के। यह मंच जल्द ही देश भर में लोकप्रिय हो गया। हर हफ्ते हजारों संस्थापक अपनी कहानी पोस्ट करते, कभी किसी की हार, कभी किसी की जीत, कभी किसी की जिद। हर कहानी में एक बात समान होती, मैंने हार नहीं मानी। इन कहानियों ने डोगलापन की आत्मा को और गहराई दी। अब यह केवल एक किताब नहीं, एक नेटवर्क था, विचारों का, अनुभवों का और भावनाओं का। एक दिन एक छोटे से गांव से एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, फिर सोचा मैं भी अपनी दुकान शुरू कर सकता हूं। आज मेरे पास खुद की बेकरी है। मैं ज्यादा नहीं कमाता, पर हर रात सुकून से सोता हूं। धन्यवाद। यह चिट्ठी अशनीर ने अपने स्टडी रूम की दीवार पर चिपका दी, क्योंकि वही असली मान्यता थी, वही पुरस्कार था। उसी रात उन्होंने खुद से कहा, डोगलापन ने मुझे जितना दिया है उतना शायद किसी इन्वेस्टमेंट ने नहीं दिया। यह मेरे आत्मा का आईपीओ था। अब वह हर सुबह शांति से उठते, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। हर दिन एक लक्ष्य होता, किसी एक को जागरूक करना, किसी एक को प्रेरित करना। उन्होंने अपने जीवन की दिशा अब स्थिरता की ओर मोड़ दी थी। बड़े मंच, मीडिया इंटरव्यू, बिजनेस शो, अब सब पृष्ठभूमि में चले गए थे। अब फोकस था गहराई में काम करना। और यहीं एक रात उन्होंने अपना अंतिम चैप्टर पूरा किया। उसने आखिरी लाइन लिखी, अगर जीवन एक स्टार्टअप है तो डोगलापन उसकी सीड फंडिंग है। कड़वा लेकिन जरूरी। उन्होंने लैपटॉप बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। आकाश साफ था, सितारे चमक रहे थे, और उन्हीं तारों की तरफ देखते हुए उन्होंने खुद से कहा, अब कहानी मेरी है और रहेगी। डोगलापन एक शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक संस्थापक का दर्द, उसकी जिद और उसकी दूसरी उड़ान का दस्तावेज। आपने सुना वह सब जो छुपाया गया, महसूस किया वह सब जो हर उद्यमी के भीतर चलता है। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी, आपकी आत्मा तक पहुंची, तो किताबों की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो जी जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सोच, एक नई आवाज के साथ। तब तक याद रखिए, हार जरूरी नहीं, लेकिन फिर से खड़ा होना अनिवार्य है। यही है डोगलापन और यही है किताबों की आवाज।